मगध साम्राज्य। कल तक हमने देखा था 16 महाजनपद और हमने यह भी जाना था कि इन जो 16 महाजनपद थे इनमें से एक जो महाजनपद था मगध धीरे धीरे इन सब से आगे निकल जाता है और इस मगध साम्राज्य में कई वंश के शक्तिशाली राजाओं ने योगदान दिया। तो आज हम देखेंगे कि 16 महाजनपद में से जो मगध था वह धीरे धीरे मगध साम्राज्य कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं मगध साम्राज्य की यात्रा। तो मगध के उत्कर्ष करने में निम्न वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक वंश जो महाभारत और पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है वो है बृहद्रथ वंश। कहते हैं कि मगध में पहला जो वंश तैयार हुआ था वह कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। इनके आधार पर यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था, ध्यान रखें। और जो इसका राजा था जिसने इस वंश की स्थापना की थी वह था बृहद्रथ। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और महाभारत में जरासंध से आप परिचित होंगे। बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। आपको यह भी पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मदद से भीम ने इसका वध किया था जरासंध का। ये वही जरासंध है। और जरासंध के बाद कई राजा आते होंगे। तो अंतिम राजा रिपुंजय था, ध्यान रखें। और इसका बाद में विनाश हो जाता है या इसकी हत्या हो जाती है। और बाद में जो हमें महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ना है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना होती है और बिंबिसार इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। बृहद्रथ वंश को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर पेपर में जाए कि मगध साम्राज्य में पहला वंश कौन सा था, वो बृहद्रथ था। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, जिसे हम वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं मगध साम्राज्य के विकास में, कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की एक प्रकार से इनकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। फिर नंद वंश देखेंगे। नंद वंश के जो संस्थापक महानंदी नंद। और बाद में नंद वंश के अंतिम राजा की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। वो हम अलग पढ़ेंगे। तो आज हमें मगध साम्राज्य देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला वंश जो वास्तविक है हर्यक वंश। ओके। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी राजाओं के पुत्र रहे जो बाद में राजा बने, इन्होंने अपने पिता की हत्या की है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। ज्यादातर इतिहासकार और जो साहित्य है, चाहे बौद्ध धर्म हो जैन धर्म हो, जिस समय के प्रमाण मिलते हैं, वो ज्यादातर यही बताते हैं कि जो हर्यक वंश है एक प्रकार से पितृहंता वंश है। सबसे पहले जो राजा हुए वो कौन रहे? बिंबिसार। ओके। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, या हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इनके समय ज्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर भी देखना है तो देख सकते हैं। तो बिंबिसार को मत्स्य पुराण में क्षेत्रजस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रजस कहा जाता है। और जैन साहित्य में सौणिक कहा जाता है। इतना ही हमें ध्यान रखना है। और जो
क्षेत्रोजस का मतलब ये होता है कि लगभग कहते हैं कि ज़्यादा क्षेत्र उसके कब्जे में था बिंबिसार के। कहते हैं कि 80,000 गांव बिंबिसार के क्षेत्र में आते थे। और हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ठीक है। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखें। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है वह मानी जाती है गिरिब्रज। और जो गिरिब्रज थी ये एक जगह थी कुशाग्रपुर, यहाँ गिरिब्रज तैयार हुआ था या इस जगह के पास इस राजधानी का निर्माण हुआ था, ध्यान रखें। तो गिरिब्रज भी ध्यान रखो और कुशाग्रपुर भी ध्यान रखें। और सामान्य रूप से लोग समझते हैं गिरिब्रज एक है और राजगिर भी सब समान समान हैं, तो ऐसा नहीं है। हल्का सा इनमें दूरियां होती है थोड़ी बहुत, तो लेकिन मुख्य रूप से तो हमें इतना ही पढ़ना है कि गिरिब्रज हो या राजगिर हो सब एक ही है। लेकिन फिर भी अगर हम उसमें बारीक अंतर देखें तो बिंबिसार के समय जो वैशाली के लिच्छवी वाले वंश हुआ करते थे जो बज्जी संघ कहते हैं, ध्यान करो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बज्जी संघ 8 संघों में बटा हुआ था और विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली मानी जाती थी। और इन 8 संघों में सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे वो लिच्छवी वंश के हुआ करते थे। एक बार और सुन लें, कहीं बज्जी आए, बज्जी की राजधानी वैशाली, और बज्जी या वैशाली में सबसे पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे इस वंश के। कौन वंश के? लिच्छवी वंश के। तो सब एक हैं, ध्यान रखें। ये विश्व में पहले गणतंत्र बनाने वाले यही है। इनकी शक्ति बढ़ रही थी तो बिंबिसार ने इनकी शक्ति को रोकने के लिए या एक सुरक्षा के तहत उत्तर दिशा में या उत्तर की और राजगृह में अपनी राजधानी बनाई, ये ध्यान रखें। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर इस सामान्य रूप से यही ध्यान रखना है कि मगध की सबसे जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है वह गिरिब्रज या राजगृह मानी जाती है। ओके, आगे देखेंगे पाटलिपुत्र बनेगा जब देखेंगे। और बिंबिसार को एक प्रकार से चतुर, समझदार, ज्ञानी या कूटनीतिक राजा कह सकते हैं। ये अपनी सलाहकार की बात मानता था। जहां युद्ध करना था वहां युद्ध भी करते थे, जहां मित्र बनाना था वहां मित्र बनाते थे। ठीक है, कई राजाओं के वहां अपने राजदूत भेज देते थे कि एक मित्रता बन जाती थी। इनके तहत इनने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, एक कारण ये बताया जाता है। और अपन आगे देखेंगे हल्का फुल्का कि क्या कहानी हुई थी मैप के माध्यम से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां मित्र की जरूरत पड़ती थी तो वहां मित्र बनाएंगे, आगे हम देखेंगे। और जहां एक वैवाहिक संबंध के माध्यम से, अपने रिश्ते के माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करते थे। तो इन्होंने 3 शादियां की थी। इतिहास में मुख्य रूप से इनकी 3 शादियां बताई जाती हैं और बाकी फिर कई शादियां भी हो सकती हैं। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 विवाह बताए जाते हैं। एक तो कौशल नरेश, याद करो पिछली क्लास में हमने देखा था कौशल नरेश महाकौशल थे। उनके पुत्र कौन थे? प्रसेनजित थे। ठीक है, इनकी बहन महाकौशला थी। तो बाद में इनके पिताजी का देहांत हो गया हुआ, फिर राजा ही बने होंगे। कौन? प्रसेनजीत। तो ध्यान रखें, पहला विवाह इनका किससे हुआ? कौशल नरेश या प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। ठीक है, और फिर दूसरा विवाह किससे हुआ? बज्जी, वही बज्जी पहला गणतंत्र, बज्जी या वैशाली या लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री चेलन्ना से इनका विवाह हुआ। ओके, यही चेलन्ना और बिंबिसार के पुत्र माने जाते हैं अजातशत्रु। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 पत्नियों में से किसके पुत्र माने जाते हैं? अजातशत्रु, चेलन्ना। और जो अजातशत्रु की पत्नी थी वो थी बाजीरा, वाजीरा।
ठीक है। और यहीं आप लिख सकते हैं बाजीरा किसकी पुत्री थी भैया, ये है ना प्रसेनजीत, इनकी पुत्री मानी जाती है। ठीक है। अब इसमें कई कहानियां हैं, तो अपन इतना देखेंगे तो थोड़ा आप परेशान होंगे, लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का सुनना है तो सुन सकते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कैद में बंद कर दिया था, फिर बाद में बिम्बिसार की मौत हो जाती है। इसमें जो महाकौशल थे, तो महाकौशल के राजा नाराज हो गए थे, क्योंकि बिम्बिसार की हत्या के बाद महाकौशला की भी एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है सदमे में। तो कौशल नाराज हो जाते हैं, तो उनके अजातशत्रु के दुश्मन हो जाते हैं, तो इनमें आपस में लड़ाई होती है अजातशत्रु और प्रसेनजीत में। बाद में ये हार जाते हैं प्रसेनजीत, और फिर बाद में कुछ समय बाद इनमें एक अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। बाद में अजातशत्रु के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। तो एक कहानियां हैं। और तीसरा विवाह बिम्बिसार ने कहाँ किया, पंजाब के मद्र कुल राजकुमारी क्षेमा से किया। ठीक है, ये ठीक है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इसके माध्यम से ध्यान रखें, ये बात निकल के आ रही है कि बिम्बिसार अपने जो राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते थे। ठीक है, अपन देखेंगे आगे मैप के माध्यम से। और देखें, बिम्बिसार ने अंगराज को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बनाया। एक प्रकार से कह सकते हैं राज्यपाल हो या महामंत्री हो, मंत्री जो भी उस समय का पद रहता होगा। तो अजातशत्रु को कौन सा क्षेत्र दे दिया, अंग दे दिया। क्योंकि किसी भी राजा के एक पुत्र नहीं होते थे, कई पुत्र माने जाते हैं और होते थे, तो अलग अलग पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के राज्यपाल बना देते थे, और जो पुत्र उनका अच्छा काम करता था बाद में वो राजा बन जाता था। और कई राजा किसी दूसरे पुत्र को बनाते थे, लेकिन दूसरा पुत्र विद्रोह कर देता था, फिर बाद में अलग बन जाता था। ये बातें आती हैं सामने। तो बिम्बिसार ने अंग को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बनाया। ध्यान रखें, अंग के राजा कौन हुआ करते थे, ब्रह्मदत्त। अब यहां से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है कि मगध द्वारा पहला हमला युद्ध की दृष्टि से पहला किस पे किया था, अंग पे किया था। और दूसरे प्रकार से कहें, मगध में सबसे पहले कौन सा राज का विलय हुआ, अंगराज का हुआ। ठीक है, जिसमें युद्ध किया था। और देखें, गांधार के राजा जो पुष्करसारी थे, अपने पिछली क्लास में देखा था, गांधार के राजा जो पुष्करसारी थे बिम्बिसार के मित्र हुआ करते थे। इन्होंने अपने राजदूत को या दरबार के जो अपने राजदूत को भेज दिया था, आपस में एक प्रकार से मित्रता करने की बात हुई थी इन दोनों में। तो ये बिम्बिसार के मित्र हुआ करते थे। इनकी सोच बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि ये गांधार के राजा पुष्करसारी ने किसको हराया था, ये नीचे लिखा है, अवंती नरेचंड प्रगहुत को हरा दिया था। और अवंती पावरफुल हुआ करता था, मगध को हमेशा लगता था कि यार अवंती कभी हमला ना कर दे, तो भविष्य की प्लानिंग करते थे। बिम्बिसार ने गांधार के राजा से दोस्ती कर दी थी। ठीक है, तो अलग बात है कि बाद में जो अवंती नरेश जो राजा थे, ये पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, मरते मरते बचे थे। तो बिम्बिसार ने यहाँ अपना एक वैद्य भेज दिया था, तो बाद में इनकी जान बच गई थी, तो यह भी बाद में मित्र हो गया था। तो आप यहाँ देख रहे हो, जहां मित्र हो वहां मित्र बना रहे हैं। युद्ध किया अंगराज पर, ये हर प्रकार से रणनीति अपनाते थे। जो इनके मेन सलाहकार हुआ करते थे वो कौन माने जाते हैं, सुनील। ठीक है, और इनके भी सलाहकार बाद में इनके जो पुत्र अजातशत्रु के समय भी रहते थे, तो ये सलाहकार या महामंत्री माने जाते हैं, इनकी सलाह पे काम करते थे। और जो बिम्बिसार के जो राज वैद्य या चिकित्सा या डॉक्टर हुआ करता था, वो जीवक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है कि जीवक किसके राज दरबार में एक प्रकार से चिकित्सा या राज वैद्य हुआ करते थे, बिम्बिसार के। और यही जीवक महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त हुए थे कुछ समय। ठीक है, ये ध्यान रखें। और यहाँ एक कहानी सुन लें। कहते हैं कि बिम्बिसार और जीवक, इनमें रिश्ता क्या था कि बिम्बिसार के समय आपको याद होगा, जब हम महात्मा बुद्ध पढ़ रहे थे, तो महात्मा बुद्ध की एक अनुयायी बनी थी
आम्रपाली नाम की एक प्रकार से गणिका, जिसको वैश्या कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उसके एक प्रकार से खाना ग्रहण किया था, या बाद में जो अनुयायी बन गई थी भगवान बुद्ध की। वो कहते हैं बिम्बिसार और आम्रपाली का पुत्र माना जाता है जीवक। एक कहानी यहां से निकल के आती है। दूसरी कहानी ये आती है कि आम्रपाली नहीं थी, ये दूसरी एक प्रकार से गणिका या वैश्या हुआ करती थी, उसका पुत्र था, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं वो आम्रपाली थी। तो आम्रपाली और बिम्बिसार के एक इतिहास की अपन बात कहें तो उनके पुत्र माने जाते हैं राजवेद। और बिम्बिसार ने इनके जो जीवक को इनकी पढ़ाई लिखाई में एक प्रकार से योगदान दिया था, इसको तक्षशिला भेज दिया था। तो बाद में ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आया था, या राजवैद्य या चिकित्सा बन के आया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और एक प्रकार से संरक्षक हुआ करता था। और ये बिम्बिसार जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार हुआ करते थे, जब से इनके मित्र हुआ करते थे। कई बार बिम्बिसार सिद्धार्थ की मदद करने के लिए, उनका राज्य छोटा हुआ करता था तो अपनी सेना भी भेज देते थे, इतने मित्र हुआ करते। बाद में फिर ये भगवान बुद्ध बन गए थे। ठीक है, ये पेपर में आते हैं, ध्यान रखें कौन किन के समकालीन हैं। और बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्रह्म धर्म के प्रति एक प्रकार से उनके प्रति उनका प्रेम हुआ करता था, ध्यान रखें। ओके, स्टार्टिंग में जैन धर्म और ब्रह्म धर्म की बात ही करेंगे, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध के कारण बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ऐसी अजातशत्रु के साथ होता है। ठीक है, ध्यान रखें। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी यही परेशानी से थोड़ा समाधान निकालना पड़ेगा, ध्यान रखें। ठीक है भैया। तो कौन किसके मित्र थे, कौन किसके पुत्र थे, कौन किसके में कैसा रिश्ता हुआ करता था। अगर अपन एक उदाहरण कहें, अब देखो यहाँ लिखा है बज्जी के लिच्छवी नरे चेटक की पुत्री चैलन्ना। तो आपने एक जगह और पढ़ा था, जब हमने महात्मा बुद्ध के बाद जो टॉपिक उठाया था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जी की जो माता थी, महावीर स्वामी जी की जो माता थी, आपको याद है, त्रिशला। तो त्रिशला चेटक की बहन मानी जाती है। ओके, त्रिशला ये राजा चेटक है, इनकी बहन मानी जाती है। वो महावीर भगवान की माता जी हुआ करती, थोड़ी यहाँ पुत्री मानी जाती है बिम्बिसार, कि इनका विवाह होता है। यही जो कंफ्यूजन होता है इतिहास में, आप ध्यान रखें। तो चैलन्ना का विवाह बिम्बिसार से हुआ था। बिम्बिसार के ससुर कौन थे? चेटक हुआ करते थे। और चेटक की बहन जो त्रिशला थी, वो महावीर स्वामी की माता मानी जाती है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है भैया। ओके, अब थोड़ा हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं पूरी कहानी जो हम बात कर रहे थे। बिम्बिसार एक प्रकार से सोचता था कि मेरा क्षेत्र का विकास हो, तो वह सोचता था मैं किसी पर हमला करूं, उसको अपने अधीन कर लूं। तो पहली बार मगध के जो राजा बिम्बिसार का जो मन में विचार आया कि हम अंग पर हमला करते हैं। ये अंग दिख रहा सामने आपको, कि हम अंगराज पर हमला करेंगे तो इसको अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इनके सलाहकार कहते हैं कि देखो भैया, कि मगध भी पावरफुल है, ये वत्सराज भी पावरफुल है, कौशल भी पावरफुल है, अवंती भी शक्तिशाली है। अगर हम अंग पर हमला करेंगे तो बाद में ये भी हम पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि एक राजा दूसरे की शक्ति को बढ़ती हुई नहीं देख सकता। तो उनके सलाहकार, बिम्बिसार के सलाहकार कहते हैं कि सबसे पहले अपन आसपास के जो राजा हैं इनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। ठीक है, अगर आप रिश्ते अच्छे करेंगे तो मान लो आप किसी से वैवाहिक संबंध बनाते हैं, किसी राजा के राजकुमारी से, तो वहाँ के आप दमान हो जाएंगे। किसी को दोस्त बनाएंगे, मित्र हो जाएंगे, वहाँ के मित्र हो जाएंगे। तो बाद में अगर हम अंग पे हमला करते हैं तो अपन बिम्बिसार हमला नहीं करेंगे, फिर किसी का दमान हमला करेगा, किसी का एक प्रकार से मित्र हमला करेगा। जब हम अंग पर हमला करेंगे तो फिर ये यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। ये इनका प्लानिंग हुआ करती थी। तो यही बिम्बिसार ने किया, आपको याद है।
देखो, एक कौशल राज्य की राजकुमारी कौशल्या से विवाह हुआ, मगध का जो राजा बिम्बिसार से, ध्यान रखें। ठीक है। और जो काशी हुआ करती थी, ये मैप जरूर देखें भैया, जो काशी हुआ करती थी, काशी कौशल के अधीन हुआ करती थी। स्टार्टिंग में जब 600 बीसी प्रारंभ हो रहा था, जब महाजनपद काल का उदय हो रहा था, जब काशी बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन बाद में कमजोर हो गई और कौशल ने काशी को जीत लिया था, और काशी जो कौशल है ना, इसके अधीन हो गई थी। तो काशी किसके अधीन थी? कौशल के अधीन। बाद में बिम्बिसार का विवाह किससे हो जाता है? कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री कौशला से हो जाता है, महाकौशला से हो जाता है। तो बाद में ये कौशल राज्य के जो अधीन काशी हुआ करती थी, तो काशी मगध को एक प्रकार से दहेज में दे देते हैं, या एक प्रकार से प्रेम भाव रिश्ते में दे देते हैं कि आप रखें काशी को, ठीक है, आपके करीब भी हैं तो आप काशी को संभालें। तो ऐसे बिम्बिसार कौशल के साथ रिश्ते बनाने से काशी इनके हाथ में आ जाती है। और दूसरा विवाह कहाँ हुआ था? बज्जी, बज्जी की तरफ चेलन्ना से हुआ था। तो बज्जी भी एक प्रकार से मगध का रिश्तेदार हो गया था। ठीक है। और बाद में अवंती के राजा को पीलिया हो गया था, तो इसकी जान बचाने के लिए जीवक को भेज दिया था, तो अवंती मित्र हो गया था। और यहाँ गंधार को पता ही है आपको, गंधार के यहाँ दूत भेजे थे दोस्ती बढ़ाने के लिए। तो ये सब पावरफुल पावरफुल राज्य मगध के फ्रेंड हो गए थे। तो बाद में मगध ने अंग पर हमला कर दिया। तो पेपर में आता है कि मगध का पहला शिकार कौन हुआ? वो था अंग, या बिम्बिसार ने पहला किसको जीता? अंग को जीता। ठीक है भैया, ध्यान रखें। और देखो बिम्बिसार की कितनी भयंकर सोच हुआ करती थी कि गंधार यहां था, गंधार ने एक बार अवंती को हराया था। ठीक है, अवंती हराया था तो कभी बिम्बिसार की प्लानिंग रही होगी कि यार गंधार इतना पावरफुल है, कभी काम आएगा तो इससे दोस्ती कर लेते हैं। और मगध की अवंती से लड़ाई चलती थी, लेकिन बाद में दोस्ती यारी हो गई थी। ये चीजें हैं। तो अपन 100 बात की एक बात यहाँ ध्यान रखें। तो अब देखो बिम्बिसार के समय कितना क्षेत्र जाएगा, बिम्बिसार के कब्जे में कौन कौन आ जाएगा? अंग तो जीत लेगा वो, ठीक है, ये बात हो गई। और काशी एक प्रकार से महाकौशल जो राजा हुआ करते थे, अपनी पुत्री महाकौशला के कारण ये बिम्बिसार को दे देते हैं। तो इतना क्षेत्र हो जाता है किसका? बिम्बिसार का। ठीक है, ध्यान रखें। बज्जी तो एक प्रकार से उनकी ससुराल थी, यहाँ की चेलन्ना थी। कौशल इनके एक प्रकार यहाँ की दमान थे। अवंती दोष हो गया। तो ये पूरी कहानी हुआ करती थी। तो इस समय बिम्बिसार के समय अगर अपन कहें कौन सा क्षेत्र इनके कब्जे में था? अंग और काशी, यही था, बाकी सब रिश्तेदार हुआ करते थे। ठीक है भैया। अब चलते हैं अपन कहाँ? अजातशत्रु के यहाँ। अब यही देख लो एक बार, जब अजातशत्रु बिम्बिसार की हत्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी अपन आगे करेंगे चर्चा, तो बज्जी से संबंध खराब हो जाएंगे। वो अलग बात है यहाँ कि उनकी माता हुआ करती थी चेलन्ना, लेकिन चेलन्ना खुद नाराज हुआ करती थी कि अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया, उनकी फिर बाद में मौत हो जाती है। और कोसर राज्य तो नाराज हो ही गया था। ठीक है, ये चीजें हुआ करती थी। तो बाद में जब अजातशत्रु राजा बना तो यहाँ पूरा माहौल खराब हो गया था। वो अलग बात है कि फिर बाद में बज्जी भी जीत लेगा, वो कौशल राज भी जीत लेगा। ठीक है, लेकिन अवंती नहीं जीतेगा, ध्यान रखा, अवंती शिशुनाग वंश वाले जीतेंगे। ओके, इतना हो गया काम। अब आगे चलते हैं अपन। इतना जरूर सुन लिया आपने, थोड़ी परेशानी हो रही होगी भैया, लेकिन ध्यान रखें जो जरूरी है वो मुझे पढ़ाना है, और जो राज्य जो साम्राज्य जरूरी नहीं है अपन वहां बिल्कुल आसानी से पढ़ते निकल जाएंगे। अब देखते हैं अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु पितृहंता माना जाता है। कहते हैं इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसमें भी अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन जो सर्वमान्य बातें हैं वो यही मानते हैं सब व्यक्ति कि इसने अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन इसमें अलग अलग चीजें क्या हो जाती है? बौद्ध धर्म का साहित्य कहता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, और जैन धर्म कहता है कि उनने जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, और वहां बिम्बिसार खुद या जहर पीकर या खुद चाकू के माध्यम खुद आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक प्रकार से
बिम्बिसार जैन धर्म के साहित्य के आधार पर खुद आत्महंता थे, मतलब खुद अपनी हत्या करते हैं, क्यों जेल में बंद थे। और बौद्ध धर्म कहता है कि जेल में बंद किया था, लेकिन वहां एक प्रकार से उनको बहुत सारी यातना मिली होगी या बीमार हुए होंगे, तो वहां उनकी मौत हो जाती है। तो टोटल मिलाकर जो आपका काम का है वो इतना ही है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, ये ज्यादातर लोग मानते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कहानी इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप एक चीज को सत्य ना माने, जो काम का वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, सीधी सीधी बात है। ओके, तो बिम्बिसार के पश्चात उसका जो पुत्र था अजातशत्रु मगध नरेश बना, और इसे मगध नरेश अजातशत्रु को बचपन का नाम कह सकते हैं आप, पुणिक कहा जाता है, या कोई उपाधि मिली होगी, ध्यान रखें। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, ये दोनों धर्म थे, ये अपने अपने मत के आधार पर कहते हैं कि ये अजातशत्रु हमारा अनुयायी हुआ करता था। लेकिन बाद में आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के 8वें वर्ष बाद, जब अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद, जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो अजातशत्रु का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इतना ज़्यादा धर्म के प्रति उसका स्नेह था कि उसने फिर महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हैं उस पर अपना हक जमाया था। इस आधार पे कहा था कि वो भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, तो उस आधार पे उनकी अस्थि हमें मिलना चाहिए। लेकिन बाद में आपको पता है वो 8-9 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पहली संगति होती है अजातशत्रु के शासनकाल में, और यहाँ राजगृह में ये भव्य स्तूप बनवाता है अजातशत्रु। ठीक है, 483 में इस गुफा में पहली संगति हुई थी, ध्यान हो आपको। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में अजातशत्रु लास्ट में पूरी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। और स्टार्टिंग में तो ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के जो भाई हुआ करते थे, कैसे भाई, चचेरे भाई, देवव्रत। देवव्रत भी एक प्रकार से संत बन गए थे, अपने अलग अलग उसने संप्रदाय खोल दिया था। और देवव्रत ने अजातशत्रु को एक प्रकार से भड़का दिया था, इसके बहकावे में गलत सलाह से, एक गलत संगति कारण इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ये बात सामने आती है। लेकिन बाद में कहते हैं कि अजातशत्रु को जब बहुत दिन बाद उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, कहते हैं कि एक बार अपना जो राज मुकुट होता है अब महात्मा बुद्ध के चरणों में भेज देता है। जब महात्मा बुद्ध के सामने, और जब अजातशत्रु अपनी गुनाह को कबूल करता है और महात्मा बुद्ध के सामने कहता है कि मैंने अपने धर्म आत्मा अच्छे पिता की हत्या की थी, तो ये मान जाता है। तो महात्मा बुद्ध बाद में इसको एक प्रकार से माफ कर देते हैं कि जो निकल चुका उसको भूलें, आगे अच्छे कर्म करें। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूं यह बात कहाँ लिखी हुई है, मध्य प्रदेश के जो सतना में भरहुत स्तूप है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखें। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध से सामने पहुंचा था अजातशत्रु, उसने अपना गुनाह कबूल करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अजातशत्रु और भगवान बुद्ध के मिलन का वर्णन किस स्तूप में है, वो कौन स्तूप में है, भरहुत स्तूप में इसका उल्लेख है, ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखो, अजातशत्रु के समय जो इनका प्रबल या मजबूत जो दुश्मन हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, अवंती वाले राजा। ठीक है, और अवंती के डर के कारण अजातशत्रु ने अपने जो राजधानी थी, जो अपना किला था, उसकी एक प्रकार से किलेबंदी करवा दी थी, ध्यान रखें। ठीक है, इसको ध्यान रखें, पेपर में आता है कि किसके डर के कारण, किस राज्य के डर के कारण अजातशत्रु ने अपनी जो राजधानी को किलेबंदी करवाई थी, वो थी अवंती। कहीं कहीं लोग वैशाली कहते हैं, लेकिन वैशाली गलत है, ध्यान रखें, वो अवंती है। ओके, और जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में सबसे ज्यादा जिस शासन काल में अपने क्षेत्र को एक प्रकार से बढ़ाया या विकास किया या चरम उत्कर्ष पे था, वो किसके शासन काल में था, अजातशत्रु के शासन काल में था। ये आप ध्यान रखें।
ठीक है, आगे हम देखेंगे मैप के माध्यम से। अब देखें, यहां देखो, फिर मैं आपको समझाता हूं मैप पर। और जो अजातशत्रु का महामंत्री या जो कूटनीतिक सलाहकार था, इसके माध्यम से, नाम क्या था उसका, वश्यकार, ये बड़ा इंटेलिजेंट एक प्रकार से महामंत्री हुआ करता था। इसकी जो एडवाइस हुआ करती थी, इसके माध्यम से ही जो अजातशत्रु वैशाली को जीत पाया था। वैशाली मतलब वही वज्जी साम्राज्य की राजधानी वैशाली, लिच्छवी वाले की। तो वैशाली को जीत पाया था। और वैशाली बहुत मजबूत हुआ करती थी, यहां कई राजा हुआ करते क्योंकि गणतंत्र चलता था। और जो वैशाली को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो इसका कूटनीतिक सलाहकार था, जो महामंत्री था वश्यकार, इसके प्रयास के माध्यम से इसने क्या किया, वैशाली में जितनी भी राजा हुआ करते थे, उनका गणतंत्र हुआ करता था, तो आपस में इन्होंने आपस में ही उनकी एक प्रकार से लड़ाई करवा देते हैं। ठीक है, अंदर अंदर माहौल खराब कर देते हैं, तो सभी आपस में दुश्मन हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर अजातशत्रु ने हमला कर देते हैं और फिर वैशाली को जीत लेते हैं। ओके, और इनसे कई बार लड़ाइयां होती है। और इसके संघर्ष के कारण ध्यान रखें, एक नया क्वेश्चन निकल के आता है। ये तो हो गया कि भैया वैशाली या बज्जी को जीत लिया उसने, लेकिन इसके जीतने के पहले, मतलब संघर्ष के दौरान, पहली बार अजातशत्रु ने सोचा था कि हम गंगा नदी और सोन नदी के आसपास अपनी एक प्रकार से किला बनाते हैं या राजधानी निर्माण करेंगे। लेकिन वो अलग बात है कि निर्माण कर नहीं पाया था या राजधानी बना नहीं पाया था। लेकिन एक प्रकार से अगर हम कहें कि पाटलिपुत्र किला हो या पाटलिपुत्र राजधानी हो, इसका विचार पहली बार अजातशत्रु के मन में आया था। तो नींव किसने डाली? अजातशत्रु ने। ठीक है, लेकिन जो अजातशत्रु के बाद जो उसका पुत्र आता है उदयन, फिर उसका तो ये ना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया? वो था अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। ठीक है, उदयन ने फाइनली पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया और किला बना दिया था। लेकिन पहली बार एक प्रकार से नींव किसने रखी थी या जिसके मन में पहली बार आया था, वो अजातशत्रु हुआ करता था। ठीक है, ध्यान रखें, जब वैशाली को हराया इनने, जब वैशाली को हराया, एक बार और बोल देता हूं, वैशाली मतलब बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी 8 संघों का एक प्रकार से ग्रुप हुआ करता था, बहुत पावरफुल हुआ करता था, विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। यहाँ के सबसे ज्यादा पावरफुल वाले व्यक्ति हुआ करते थे वो लिच्छवी वंश के हुआ करते थे। चाहे वैशाली नरेश हो, चाहे बज्जी नरेश हो, चाहे लिच्छवी नरेश हो, सब एक है, ध्यान रखें। तो इसको हराने में या इसके विरोध में जो हथियार का उपयोग किया था अजातशत्रु ने, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो 2 हथियार सामने निकल के आते हैं। एक हथियार था महाशिलाकंटक, शिला मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। ओके, महाशिलाकंटक। और दूसरा हथियार था रथ मूसर। रथ मतलब होता है एक प्रकार से जो हमारा रथ, और मूसर मतलब एक प्रकार से होती है गदा। ठीक है, इन दोनों का हथियारों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। अब मैं आपको समझाता हूं। जो महाशिलाकंटक होता था, ऐसा उसने हथियार बनाया था, दिख रहा होगा आपको। यहां बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और ये फेंका जाता था, तो बड़े बड़े पत्थर सेना के ऊपर फेंके जाते थे। तो ये महाशिलाकंटक था। इसको क्या कह सकते हैं अपन? एक प्रकार से शिला प्रक्षेपास्त्र कह सकते हैं। वर्तमान नहीं देखे अपनी पृथ्वी अग्नि मिसाइल, वो भी तो यही है। उसमें परमाणु होता है, उसमें बम होता है, इसमें पत्थर होता था। इसको आधुनिक टैंक भी कह सकते हो आप। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखें भैया। महाशिलाकंटक मतलब शिला को फेंकता था, बड़े बड़े पत्थर को फेंकता था। और रथ मूसर क्या था? एक रथ होता था, उस रथ में एक प्रकार से हम कहें, उसमें गदा, जो गदा होती ना भीमसेन की गदा, गदा जैसा हथियार उसमें जुड़ा हुआ होता था, उसमें लगा हुआ होता था। वह आपस में बहुत तेजी से घूमता रहता था। जो उसके आसपास आता था
वो घायल हो जाता था। और कहते हैं गदा के साथ साथ कहीं कहीं तलवार लगी रहती थी, कहीं कहीं पहने पहने हथियार लगे रहते थे। उस रथ को ऐसा बनाया जाता था कि जो रथ चलाने वाला व्यक्ति कुछ नहीं होता था और आपस में घूमता रहता था। ये रथ मूसर हुआ करता था। सिर्फ इतना ध्यान रखें, महाशिला कंटक हो या रथ मूसर हो, दोनों किसके हथियार थे? वो आजाद शत्रु। किसके विरोध में इसने हथियार उपयोग किए थे? वैशाली के विरोध में। अब मैं आपको एक फिल्म के माध्यम से सुनाता हूं। अगर आप समझना चाहते हो सिंपल, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जो पहला युद्ध होता है, पहली बाहुबली पहले पार्ट में, जो बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, जो जिस टेक्निक का उपयोग करता है, वो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था और उन बड़े बड़े पत्थरों में एक प्रकार से वो वस्त्र का उपयोग करता था, उसमें तेल लगाकर सेना के ऊपर भेज दिया जाता था, कई लोग जल जाते थे। तो वो यही है। अपन हल्का सा अगर अपन कहीं से टेक्निक लें तो महाशिला कंटक क्या, जो बाहुबली ने उपयोग किया था पहले बाहुबली पहले पार्ट में, और जो रथमूसर, ये दोनों ही पार्ट में हुआ करता था। और जो बाहुबली का भाई हुआ करता था भल्लाल देव, और जो भल्लाल देव का जो रथ होता था वो एक प्रकार से रथमूसर हुआ करता था। ठीक है। अब पहली बाहुबली में और दूसरी मूवी में भी भल्लाल देव दोनों मूवी में रहता है, तो इसका जो रथ अगली मूवी में और एडवांस हो जाता था। तो वो यही रथ हुआ करता था। आपने देखा उस मूवी में जब वो भल्लाल देव आता था तो उसका जो रथ में जो उसका लगा रहता था, बहुत तेजी घूमता था गदा, और एक प्रकार तलवार लगी रहती थी, जब चलता था कई लोग उसमें मर जाते थे। वो एक प्रकार से क्या था? रथ मूसर था। यहां सबसे बेस्ट उदाहरण। और ये मूवी में अपनी काल्पनिक के साथ साथ इतिहास में चीजें होती महत्वपूर्ण, उससे लिंक ले लेते हैं। अब फिल्म का यही देख लो, जो बाहुबली मूवी की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था? माहिष्मती। तो माहिष्मती मतलब अपना जो महेश्वर की बात हो रही है, अपन कहते हैं उज्जैनी, माहिष्मती। जो अवंती है ना, अवंती, अवंती की दो राजधानी हुआ करती थी, एक उज्जैनी और एक माहिष्मती। तो यहीं से वो लिंक ले लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मैप के माध्यम से कि बिम्बिसार ने कौन सा क्षेत्र जीता था, और फिर उसका पुत्र जो अजातशत्रु है, कहते हैं कि अजातशत्रु ने हर्ष वंश में सबसे ज्यादा विकास किया था। ठीक है। या अजातशत्रु के समय पर जो हर्ष वंश था वह अपने चरम उत्कर्ष पर था, और बाद में अजातशत्रु के बाद जो उसके पुत्र आते हैं वहां से उनका काम लगना शुरू हो जाता है, बाद में इस जो वंश का अंत हो जाता है। तो देखें भैया, ध्यान रखें, ये मगध है। ठीक है। बिम्बिसार के समय मगध में अंग शामिल हो गया था, और कौशल राजा की पुत्री महाकौशला से विवाह हुआ था बिम्बिसार का, तो काशी एक प्रकार से उनको भेंट दे दी गई थी। तो इतना क्षेत्र हुआ करता था। कितना क्षेत्र? बिम्बिसार के समय कौन से क्षेत्र कब्जे में थे? अंग और काशी। ओके, बाकी सब दोस्ती यारी थे। बज्जी उनकी ससुराल थी, कौशल उनकी ससुराल थी, अवंती उनका मित्र था। लेकिन जब बाद में अजातशत्रु आता है तो आने के बाद पूरा माहौल खराब हो जाता है, कई लोग नाराज हो जाते हैं। जितना उसके पिता ने एक प्रेम भाव के माध्यम से अपने क्षेत्र को बढ़ाया था, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो आसपास के लोग नाराज हो गए थे। तो वो जो भी हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाद में कहानी जो भी है, लेकिन बाद में ध्यान रखें, अजातशत्रु ने कौशल को भी जीत लिया था और बज्जी को भी जीत लिया था। ध्यान रखें, कौशल को ऐसे जीता था कि कौशल के राजा उस समय कौन हो गया था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की पुत्री बाजीराव का विवाह हो गया था अजातशत्रु से। तो बाद में प्रसेनजीत का जो पुत्र है उसकी एक प्रकार से मौत हो जाती है, फिर बाद में प्रसेनजीत की भी हत्या हो जाती है उसी समय। तो अंत में कौशल राज्य को कोई बचता ही नहीं है, तो ससुराल के नाते वो कौशल को अपने कब्जे में कर लेता है।
और बज्जी को जीत लेता है। वही अभी हम पढ़ के आए हैं, महाशिलाकंटक है, रथ मूसर, इनके माध्यम से युद्ध होता है। वहाँ का जो सलाहकार आपस में उनको लड़ा देता है तो बज्जी को कंट्रोल कर लेता है। तो टोटल मिला के देखें, अजातशत्रु के समय दो क्षेत्र और बढ़ जाते हैं, कौशल और बज्जी। ठीक है, स्टार्टिंग में काशी भी उसके हाथ से निकल गया था, क्योंकि कौशल ने वापस ले लिया था बिम्बिसार की हत्या के बाद। लेकिन बाद में जीत लिया था तो काशी भी हाथ में आ गया, और कौशल के राजा का एक प्रकार से अंत हो जाता, तो वो यहाँ हो जाता है। तो टोटल मिला के एक बार और बोल देता हूं मैं, ये स्टार्टिंग के चार है ना, ये वाले कौशल, काशी, अंग और बज्जी, ये अजातशत्रु के कब्जे में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके पिता के कब्जे में कौन रहते हैं? काशी और अंग, बाकी सब फ्रेंड हुआ करते थे, ससुराल हुआ करती थी। अब पेपर में आता है कि मगध में पहली बार अवंती को किसने मिलाया। हर एक वंश के बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, वो मिलाएगा। लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, यहां विवाद हो सकता है, लेकिन आपको यही मानना है कि अजातशत्रु ने अवंती को नहीं जीत पाया था, ना वश्य को जीत पाया। ध्यान रखें। ओके, एक प्रकार से मैं और आपको समझा देता हूं कि मगध में अवंती हमला ना कर दे, अजातशत्रु को ये डर था, तो उसने अपने किले की एक प्रकार से राजधानी की किले बंदी करवा दी थी। क्यों डर था इसको कि अवंती हम पे हमला कर सकता है? क्योंकि अवंती ने यह ना वत्स राजधानी कौशाम्बी, जो वत्स राज को जीत लिया था, अवंती ने इसको जीत लिया था। किसको? वत्स को जीत लिया था। अब मगध को ये डर लग रहा था कि अवंती ने कौशाम्बी या वत्स को जीत लिया है तो मगध भी आ सकता है। ये है, ठीक है भैया। तो मोटे मोटे तौर पर हम कहें कि अवंती अजातशत्रु के समय मगध में शामिल नहीं हुआ था, ये ध्यान रखें फाइनली। ओके मित्रों, देखते हैं अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ करता था उदयन। कहते हैं उदयन भी एक प्रकार से पितृहंता हुआ करता था, इसने भी अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन इतिहास में अपन जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात करें तो दोनों में अलग अलग मत सामने आते हैं। बौद्ध धर्म कहता है उदयन पितृहंता था, इसने अपने पिता की हत्या की थी। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, पितृहंता नहीं था, ये तो पितृभक्त था, अपने पिता का भक्त था ये तो। लेकिन ज्यादातर इतिहास मानते हैं इसने अपने भी पिता की हत्या की थी, अजातशत्रु की थी। और भगवान बुद्ध तो पहले ही से कहते थे कि ठीक है, तूने अपने पिता की हत्या की, तुम्हें आज अफसोस हो रहा है, तुम्हें आज दुख हो रहा है, अपना मन बेचैन हो रहा है। बाद में आपने एहसास कर लिया, इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे जो हो चुका भूल जाओ, अब आगे अच्छे पुण्य करो, और जो आपने किया है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो बाद में वही हुआ, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो बाद में उदयन भी अपने पिता की हत्या करेगा। ठीक है, और कहते हैं कि उदयन की भी हत्या, जो सामने दिख रहे हैं आपके तीन पुत्र, अनिरुद्ध हो, मंडक हो, नाग दशक हो, इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की थी, किसी एक ने हत्या की थी। ठीक है, ये ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के तीन तो पेपर में आते ही हैं। तो उदयन में सिर्फ एक चीज देखना है आपको, इसने पाटलिपुत्र को बसाया या पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जो इसके पिता ने पहली बार सोचा था कि हमारा जो राजधानी है, जो हमारा किला है, वो गंगा और सोन नदी के आसपास होना चाहिए, कि नदी को हम कंट्रोल करेंगे, नदी में हम आसानी से आवागमन कर सकते हैं, जिसमें हमको फायदा मिलेगा। वो तो बज्जी के संघर्ष में सोच ही रहे थे। लेकिन बाद में उदयन ऐसा करने में सफल होता है और अंत में पाटलिपुत्र बसाता है और पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है कि पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया मगध के संबंध में? उदयन ने। और पाटलिपुत्र बाद में पटना हो जाएगा। ठीक है,
ये जैन धर्म का समर्थक माना जाता है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है, लेकिन ज़्यादातर 1-2% अगर हम एक एडवांस चलें तो जैन धर्म का आपको मान के चलना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को आपको फाइनल नहीं लेना है, क्योंकि इतिहास है, 100 इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो हम लिख के लाए हैं उस पे आपको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जब कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए, आपको डिसीजन लेना हो, जो मैं सामने तैयार करके लाता हूं उसको पहले प्राथमिकता देनी है आपको। ठीक है भैया। तो उदयन के पुत्र अनिरुद्ध, उसके बाद मंडक, उसके बाद जो अंतिम राजा हुआ करता था हर्यक वंश का, वो माना जाता है नाग दशक। और नाग दशक का जो एक नाम और आता है वो आता है दर्शक। ठीक है भैया। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। और नागदशक कहते हैं ये प्रकार से ये अयोग राजा हुआ करता था। तो इसमें दो कहानी आती हैं। एक कहानी कहते हैं कि जनता में आपस में विद्रोह हो गया था, जनता ने खुद नागदशक को अपने पद पर हटा दिया था और उसके सेनापति शिशुनाग को राजा बना दिया था। एक कहानी कहते हैं कि शिशुनाग ने ही जनता में एक प्रकार से माहौल खराब किया था और शिशुनाग ने इस राजा की हत्या कर दी थी और बाद में राजा बन जाता है। तो ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना ही ध्यान रखें। नाग दशक जो अंतिम राजा हर्यक वंश का था, इसकी हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। और बाद में शिशुनाग एक नए वंश की स्थापना करता है या नए वंश का संस्थापक होता है। वह वंश का नाम है शिशुनाग वंश। तो इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में कौन करता है? शिशुनाग। ओके। और यही शिशुनाग आगे जाकर अवंती और वत्स को भी जीत लेता है। ठीक है, इतना क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। ये चलता रहेगा। तो यहां से अपन एक क्वेश्चन याद करें तो यहां कर सकते हैं कि बिम्बिसार के समय अंग को जीतता है और काशी प्रकाश उसको दहेज में भेंट मिलती है। ये क्षेत्र किसका था? बिम्बिसार का। तो अजातशत्रु बाद में जैसा ही माहौल हुआ तो बज्जी को भी जीत लेता है अजातशत्रु और कौशल को जीत लेता है। इतना क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अजातशत्रु का। और उसके बाद जैसी हर्यक वंश का अंत होता है तो वश को भी जीत लेता है शिशुनाग और अवंती को जीत लेता है। तो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में शिशुनाग वंश। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।